हेलो, कैसे हो? आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हम देखेंगे सारे प्रोसीजर, भारत के संविधान के अनुसार इसे किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया, कैसे पावर मिले हैं और कैसे अपने काम को करती है। ठीक है, चलो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ी न्यायालय और अंतिम न्यायालय। ठीक है, इसके तरफ हम चलते हैं और पहले इसके इस्टेब्लिश कैसे हुए उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पता चलना चाहिए कि आखिर इसे बनाया कैसे गया और कैसे वर्क अभी वर्तमान से लेके जो जब इस्टेब्लिश किया गया था उसमें और अब में कैसे बदलाव आए हैं और कैसे वर्क करती है। चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जो हम बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं उसमें से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन के द्वारा कोलकाता में पूर्ण शक्ति और अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद अधिकार मिलने के बाद इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस्टेब्लिश कर दिया गया था इस लॉ को, जहां पे COR कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण के रूप में तब्दील कर दिया गया था। जो भी न्यायालय के अंदर रिकॉर्ड होंगे, जो भी कानूनी प्रक्रिया होंगी, उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज कर ली जाएगी। जो आज भी कर ली जाती है वो पूरी तरीके से कानून में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1773 को ये कानून लाया गया और इन्हीं तीनों स्टेट में ये कानून इस्टेब्लिश हुआ था। आगे चल के 1800 से लेकर 1823 के बीच में जॉर्ज तृतीय जो किंग थे, किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मद्रास और बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहले कहाँ थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। आगे चल के क्या हुआ? किंग जॉर्ज तृतीय ने क्या किया? 1800 से 1823 के बीच में मद्रास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, क्योंकि धीरे धीरे चल के इसका विस्तार भी हुआ और इसकी मांग भी बढ़ी, तो इसे आगे भी बढ़ाया गया। आगे चलकर भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा प्रांतों में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की। इसके साथ ही मद्रास और बंबई में जो भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हुई थी, लेकिन जो भी प्रेसिडेंसी थी, जो भी सिटी सदर अदालतें चलती थी, उसका क्या हुआ? समाप्तकरण हुआ। 1800 से 1823 के बीच में क्या हुआ? मद्रास और बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही जो प्रेसिडेंसी के प्रांत थे, जहाँ पे प्रेसिडेंसी के अंदर जो प्रांत आते थे, वहां पे सदर अदालतों को बंद कर दिया गया। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को एक गौरवपूर्ण तरीके से देखने की जो उद्देश्य थे, उसे इस कानून के माध्यम से रखा गया और इसमें निहित जितने भी कानून की प्रक्रियाएं थी उसको गरिमापूर्ण बनाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया, ताकि इसका सम्मान हो सके, सम्मान हो। ठीक है, आज़ादी के बाद 1947 के बाद क्या बदलाव हुए? जब संविधान इस्टेब्लिश हुआ, जो भारत का संविधान इस्टेब्लिश हुआ 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 में एक बैठक के दौरान ये तय किया गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होनी चाहिए और भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई 26 जनवरी 1950 को। अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोई पूछता है कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को माना जाएगा। ठीक है, बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मोटो क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्तो जयः, जहाँ धार्मिकता और नैतिक कर्तव्य है वहाँ जीत है।
ठीक है, मतलब धर्म और नैतिक के मूल्यों को मुख्य भूमिका में रखा गया है, जिसके अनुसार जो भी फैसले होते हैं उसे धार्मिकता और नैतिक के मूल्यों को जोड़कर फैसले सुनाए जाते हैं और दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करती है? पहले न्यायिक समीक्षा इसकी मुख्य कार्य पद्धति है। न्यायिक समीक्षा करना, जो भी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या जो भी पीएलए डाला जाता है, जो भी याचिकाएं डाली जाती हैं, उसके माध्यम से या कोई भी राजनीति से संबंधित चीजें इसमें आते हैं, उसे एक न्यायिक समीक्षा के तौर पे देखा जाता है। तो न्यायिक समीक्षा करना, देश के सर्वोच्च न्यायालय है भारत के संविधान के तहत न्याय के अपील हेतु अंतिम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अगर कोई अपील करना चाहता है तो ये अंतिम न्यायालय है, इसके आगे कोई न्यायालय नहीं है। इसके 3 स्तरीय भाग हैं, जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट है, जो हर स्टेट में हाई कोर्ट हमको मिलते हैं, उच्च न्यायालय। और जो अधीनस्थ न्यायालय है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिला न्यायालय, जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे संसद से कैसे जोड़ा जाए? संसद से जोड़ने का सबसे एक मुख्य भूमिका, संसद इसे विनियमित कर सकती है। जैसे पहले जब संविधान के तहत इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीशों को जोड़कर जो 8 न्यायाधीश थे, न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जो आगे चलकर संसद के द्वारा विनियमित करके इसे आगे बढ़ाया गया और संख्या भी बढ़ती चली गई संसद के द्वारा। ठीक है, अब संसद द्वारा विनियमित की जा सकती है और संसद इसके अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें विस्तार जरूर कर सकती है। मतलब समय के अनुसार संसद के द्वारा जो भी बिल आते हैं, जो भी प्रस्ताव आते हैं, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुद्दों को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ। अब हम संविधान के कुछ भाग देखते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष प्रावधान है जो जरूरी अनुच्छेद है, मैं सिर्फ वो बताने वाली हूँ। तो चलते हैं संविधान की तरफ। भारतीय संविधान 5 के तहत क्या है? भारतीय संविधान 5 और अध्याय 6 के तहत इसमें क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, क्या कहती है 124 कहती है कि पहले मैं इसको लिखती हूँ, जो भी जरूरी अनुच्छेद है उसको मैं मेंशन करती हूँ, बारी बारी से फिर आपको समझाऊंगी। 132 133 134 136 फिर है 32, फिर आता है 43, फिर क्या होगा 99। जो जरूरी चीजें वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कुछ अनुच्छेद हैं जो मैंने मेंशन कर दिए। भारतीय संविधान भाग 5 के अध्याय 6 के तहत
आर्टिकल्स अनुच्छेद 124 से 147 तक जरूरी चीजें हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं। तो 124 क्या कहती है कि जो भी न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर। ठीक है। अगर वो SC हुए, अनुसूचित जाति के, उनके लिए एक विशेष प्रावधान है, या उनको उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल क्या होना चाहिए? न्यायाधीश। जो अनुसूचित जाति के जो भी जज होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में बनाने के लिए जो विशेष प्रावधान है उसको बता रही हूँ। सिर्फ कॉमन तो सब है कि 65 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन एक विशेष प्रावधान है इसमें कि अगर वो SC हुए, अनुसूचित जाति के हुए, उसके लिए उच्च न्यायालय में अगर वो 5 साल न्यायाधीश हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अवेलेबल है, न्यायालय के लिए, न्यायाधीश के पद के लिए। या फिर 15 साल, सॉरी 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुके हो। अगर वो अनुसूचित जाति के हुए, अगर वो 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हुए तो। ठीक है। अब 124 सबसेक्शन 1 क्या कहती है? इसमें कहती है कि भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और उसके मुख्य न्यायाधीश भी होने चाहिए, जिसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक। अब इसमें जो भी संविधान जिस समय निर्मित हुए थे, बने थे, उसमें कहा गया था मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश मिलाकर कितने थे? 8 थे। वर्तमान में अभी कितने हैं? जिसे संसद द्वारा विनियमित करके इनकी संख्या संसद के द्वारा बढ़ा दी गई है। अभी कितने हो गए? 34 न्यायाधीश है। ठीक। 2023। अब 123 से लेकर 136 ये विशेष तरह के अधिकारों की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में बात करती है। पूरी अगर इनकी डिटेल में जाना है तो 132 से लेकर 136 के अंदर आप अनुच्छेद में देखेंगे तो सारे डिटेल में पूरी प्रक्रियाएं दी गई है। ठीक है। 32 क्या कहती है? ये एक तरह की रीट प्रक्रिया है। इसे सीधे तौर पर मैं लिखती हूँ, सिंपल साधारण सा मौलिक अधिकार, जो भी संविधान के द्वारा जो भी अधिकार मिले हैं वो 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करती है। एक तरह से जो भी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी देखभाल करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक। 143 क्या कहती है? थोड़ा मैं मौलिक अधिकार को डिटेल में बता देती हूँ। मौलिक अधिकार में किसी का भी अधिकारों का हनन होता है या किसी भी तरह के अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता हुआ, धार्मिक हो गया, संवैधानिक हो गया, शिक्षा का हो गया, बहुत सारे जो भी 5-6 अधिकार हम पढ़ेंगे आगे चल के। जो 7 अधिकार थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को अलग करके जो 6 अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को 32 के तहत रखा गया है मौलिक अधिकार। उन्हीं अधिकारों की रक्षा करती है और उनकी निगरानी करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। 143 क्या कहती है? 143 के अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि किसी संवैधानिक मामलों की जांच हो, उस मामले पे कोई निर्णय लिया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच में इस मामलों को देखने के लिए, विचार करने के लिए देगी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 131 जो मूल अधिकार के लिए, 132 जो संवैधानिक मामलों की देखरेख करता है या संवैधानिक मामलों को लेकर चलती है। संवैधानिक मामला, ये 131 मूल अधिकार, 132 संवैधानिक मामला।
ठीक है। 133, 134, 136 सुप्रीम कोर्ट के जितने भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर है, वो इनके तहत दिया गया है। ठीक है। 32 जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जिसमें रीट के अधिकार, रीट के अपील, जितने भी चीजें हैं सारी दी गई है। 143 हमने समझ लिया कि इसमें राष्ट्रपति कुछ मामलों की जांच कराना चाहती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या चाहिए, 5 सदस्यीय बेंच के तहत जांच करती है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं कोलिजियम सिस्टम की तरफ। छोटा सा ब्रीफ में जानकारी देती हूँ। कोलिजियम सिस्टम कैसे हुआ, स्टेब्लिश हुआ 2014 में। कहाँ से हुआ, 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत कोलिजियम प्रणाली। ठीक है। 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा कोलिजियम प्रणाली बनाई गई, जिसमें हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं। कुछ अधिवक्ता के नाम, न्यायाधीशों के नाम, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, तो हम कोलिजियम के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं। केंद्र सरकार भी कोलिजियम को प्रस्ताव भेज सकती है न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो भी नियुक्ति होती है, तो कोलिजियम सिस्टम को अलग से 2014 में बना दिया गया था। ठीक है। संसद सबसे बड़ी भूमिका में रहती है। संसद के द्वारा भी कई बार इनकी पूरी प्रक्रियाओं को विनियमित किया जाता है। ठीक है। और अगर कोई भी न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो क्या करेगा, या फिर वो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देगा, या फिर संसद के द्वारा न्यायाधीशों की जो भी प्रस्ताव होते हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो भी उनकी प्रक्रियाएं, संसद की प्रक्रियाओं के तहत उन्हें बर्खास्त करके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे से मैंने ब्रीफ में इंट्रो दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उनके जो भी अभी कोलिजियम तक, और जो भी जरूरी लगेंगे मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी इस पर। ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।